नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की सीरीज में आज हम चैप्टर लेके आए हैं चुंबक एवं विद्युत चुंबक। और चुंबक और विद्युत चुंबक की आज हमारी दूसरी क्लास है। हम पहली क्लास में जो है वो चुंबक का परिचय जान चुके हैं। इसके अलावा चुंबकीय पारिभाषिक शब्दों को हम पढ़ रहे हैं। और चुंबकीय पारिभाषिक शब्दों में आपने सबसे पहले पढ़ा ध्रुव क्या होते हैं, आपने पढ़ा चुंबकीय अक्ष क्या होता है, चुंबकीय उदासीन अक्ष क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है, चुंबकीय बल रेखाओं के गुणधर्म क्या होते हैं। इसके अलावा आप पढ़ते हैं कि चुंबक चुंबकशीलता क्या होती है। तो जाहिर सी बात है ये सारे पद जो है अपन पढ़ चुके हैं और आज जो है अपन आगे स्टार्ट करने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चुंबकशीलता। चुंबकशीलता को हम बात करते हैं आगे। चुंबकशीलता से क्या मतलब है दोस्तों? मान लो ये आपके पास में कोई पदार्थ है, ये कोई चुंबकीय पदार्थ है और चुंबकीय पदार्थ जो है उसको आप चुंबक बना रहे हैं, चुंबकीय पदार्थ को चुंबक बना रहे हैं। तो जाहिर सी बात है चुंबक बनाओगे आप तो इसमें जो चुंबक बनने के लिए जो बल रेखाएं होती है उनके मार्ग में जो सुगमता पैदा करने का जो काम किया जाएगा या सुगमता पैदा करने में जो सहायता प्रदान की जाएगी उस सहायता को जो है अपन मोस्टली चुंबकशीलता कहते हैं। तो यहां सबसे पहले मैं परिभाषा के रूप में लिखूंगा। परिभाषा के रूप में मैं लिखना चाहूंगा कि किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण जो उस पदार्थ में चुंबकीय क्षेत्र, जो उस पदार्थ में चुंबकीय क्षेत्र स्थापित किए जाने के लिए, चुंबकीय क्षेत्र स्थापित किए जाने के लिए उस पदार्थ द्वारा प्रदर्शित सहायता की मात्रा का माप चुंबकशीलता कहलाता है। चुंबकशीलता कहलाता है। बिल्कुल दोस्तों, इसको वापस से समझने की कोशिश करें। किसी पदार्थ का वह गुण, यानी ये कोई आपके पास में चुंबकीय पदार्थ था, इसका वो गुण जो चुंबकीय क्षेत्र स्थापित किए जाने के लिए, चुंबकीय क्षेत्र स्थापित किए जाने के लिए कोई पदार्थ में सहायता करने का जो गुण है वही क्या है, उसकी चुंबकशीलता है। दोस्तों, आप सबको पता होना चाहिए कि जिसकी चुंबकशीलता जितनी ज्यादा अच्छी होगी वो उतना ही जो है वो अच्छा चुंबक बनने के लिए योग्य होगा। या फिर मैं ऐसे कह सकता हूं कि चुंबकशीलता जो है किसी में कम होती है, किसी में ज्यादा होती है। जिसमें ज्यादा होती है वो अच्छा चुंबक, स्थायी चुंबक बनने के लिए उपयुक्त होते हैं। जिसमें चुंबकशीलता का मान कम रहता है वो कम शक्तिशाली चुंबक बन पाते हैं। यहां आपको ये जो वक्र बताया गया है दोस्तों, इस वक्र में यहां आप देख सकते हैं पैरा डाया जो है उसको यहां पर दर्शाया गया है। इस वक्र में पैरा डाया जो है उसमें साफ प्रदर्शित किया जा रहा है कि जो पैरा पदार्थ है, जो सबसे पहले पैरा पदार्थ है वो अच्छी चुंबकशीलता वाले हैं। उसके बाद में आपको बताया गया पैरा, उसके बाद में बताया गया डाया। तो यहां इस वक्र में यही अपने को समझ में आ रहा है कि डाया पदार्थ जो है उनकी चुंबकशीलता जो है वो सबसे कम है,
जबकि फेरा पदार्थ जो है उनकी चुंबकशीलता का मान क्या है, ज्यादा है। तो चुंबकशीलता से मतलब दोस्तों यहां पर क्या था कि किसी पदार्थ का वो गुण जो उसमें चुंबकीय क्षेत्र स्थापित किए जाने के लिए उसमें जो की जाने वाली सहायता होती है, वो सहायता की माप जो है, उस माप को ही आप क्या कह रहे हैं, यहाँ चुंबकशीलता कह रहे हैं। यानी कोई सहायता करेगा तो वो सहायता को आपने माप लिया एक तरह से, तो जाहिर सी बात है उस सहायता को जो मापा गया, तो मापा गया जो मान है वही क्या है, यहाँ पर चुंबकशीलता कहला रही है उसकी। आगे फिर मैं यह बात करना चाहूंगा, आप सबको पता हो कि इसे ग्रीक शब्द म्यू से दर्शाते हैं आप, यानी कि इसका प्रतीक जो है वो म्यू है। इसके अलावा आप सबको यह भी पता हो कि इसको जो है म्यू से प्रदर्शित करते हैं, तो म्यू बराबर बी अपॉन एच इसका सूत्र लिखा जाता है, इसका जो फॉर्मूला लिखा जाता है वो बी बराबर म्यू बराबर बी अपॉन एच। और बी दोस्तों यहां पर बी जो है यहां पर चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है, फ्लक्स घनत्व है, जबकि H जो है यहां पर H यहां पर चुंबकीय सामर्थ्य है, चुंबकीय सामर्थ्य है। आप सबको यह भी पता हो कि जो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व जो होता है उसको वेबर प्रति मीटर स्क्वायर में लेते हैं, जबकि चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य जो है उसको न्यूटन प्रति वेबर में लेते हैं, न्यूटन प्रति वेबर में लेते हैं। और इस प्रकार से आप सबको ये पता हो कि आपने यहाँ चुंबकशीलता पढ़ी है, और चुंबकशीलता का मतलब जो है वो सीधा सा है कि उस पदार्थ में चुंबकीय, उस पदार्थ से मतलब यहाँ पर है चुंबकीय पदार्थ से, तो किसी पदार्थ में वो गुण जो चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करने के लिए जो सहायता की जा रही है, उस सहायता की माप जो है वो माप ही जो है वो क्या कहलाती है, चुंबकशीलता। और इसे ग्रीक शब्द म्यू से प्रदर्शित किया जाता है, और इसका सूत्र जो है वो म्यू बराबर बी अपॉन एच होता है। तो ये सब चीजें आप सबको ध्यान होनी चाहिए। आगे दोस्तों मैं बात करना चाहूंगा, यहां पर कुछ मुख्य पदार्थों की चुंबकशीलता बताई गई है, जिनमें म्यू मेटल है, परमेलोय है, निकिल है, निर्वात, तांबा, जल, इन सब के जो है आपको चुंबकशीलता का मान दिया गया है, और इसको हमारे को याद करना है क्योंकि ज्यादा भी नहीं है। 6 अपने को मुख्य रूप से पदार्थ दे रखे हैं जिनकी अपने को चुंबकशीलता पता होनी चाहिए। आगे फिर मैं बात करना चाहूंगा चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता की, यानी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहले आप सबको पता हो कि इसे इंटेंसिटी कहा जा रहा है, इसका मतलब इसको मैं आई से प्रदर्शित कर रहा हूं। कई बार जो है इसको आई से प्रदर्शित किया जाता है, या फिर एच से, या तो आप इसे आई से प्रदर्शित करते हैं या एच से प्रदर्शित करते हैं। वैसे बेसिकली एच जो है वो चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य जो होता है उसको किया जाता है। यहां पर ज्यादातर जो होता है दोस्तों वो आई से ही इसको प्रदर्शित किया जाता है। वैसे भी जो तीव्रताएं होती है उनको इंटेंसिटी कहने के कारण उसको आई से ही प्रदर्शित करते हैं। आप सबको पता होना चाहिए कि विद्युत धारा को आई से प्रदर्शित करते हैं, उसका भी रीजन यही है क्योंकि वहां आप पढ़ते हैं विद्युत धारा क्या है, आवेश की तीव्रता है, यानी जो इंटेंसिटी जो है वो चार्ज की है, इसीलिए आप जो है उसको आई से प्रदर्शित करते हैं। तो इसी प्रकार से आप ध्यान रखें यहाँ पर कि चुंबकीय जो तीव्रता है उसको आप आई से प्रदर्शित कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर मैं परिभाषा की बात करूं तो चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर
रखे इकाई ध्रुव, रखे इकाई ध्रुव पर लगने वाला बल, ध्रुव पर लगने वाला बल चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता कहलाता है। यहां परिभाषा को एक बार वापस से पढ़ें कि चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे इकाई ध्रुव पर लगने वाला बल ही चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता कहलाता है। और चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता के लिए आप लिख सकते हैं H बराबर Fm अपॉन L, Fm बराबर L। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर Fm जो है वो क्या है, यहाँ पर MMF है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स है। और मैग्नेटोमोटिव फोर्स जो है उसको आप एम्पियर टर्न में ले रहे हैं, मैग्नेटोमोटिव फोर्स है उसको आप एम्पियर टर्न में ले रहे हैं। जबकि यहां पर जो है वो लंबाई दी गई है, L यहां पर लंबाई है और ये होगी मीटर में। तो जाहिर सी बात है आप एम्पियर टर्न मीटर के रूप में इसको प्रदर्शित करेंगे। तो चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता से मतलब क्या है यहाँ पर कि कोई चुंबकीय क्षेत्र, देखो स्पष्ट रूप से परिभाषा में हमें पता लग रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र में, तो कोई चुंबकीय क्षेत्र है, तो मान लीजिए ये कोई चुंबकीय क्षेत्र है। इस चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे इकाई ध्रुव पर, और इस पे कोई इकाई ध्रुव रखा हुआ है, मान लो यहाँ पर जो है वो इकाई ध्रुव में ले लेता हूं मैं, ये N है और ये S है। तो इसमें ये कौन रखा हुआ है, N है। तो रखे इकाई ध्रुव पर लगने वाला बल जो है, इसके ऊपर जो भी बल लगेगा, लगने वाला जो बल है, लगने वाला बल जो है वो क्या कहलाएगा, यहां पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता कहलाएगा। दोस्तों यहां पर इससे भी ज्यादा जो महत्वपूर्ण है, वो ये है, एग्जाम में पूछा जाता है कि इकाई ध्रुव से क्या मतलब है, इकाई ध्रुव से क्या मतलब है, इकाई ध्रुव से आप क्या समझते हैं। तो आप सबको पता हो कि जैसे मान लो ये कोई दो समान N कोई चुंबक के क्षेत्र के ध्रुव थे, और यहां दोनों के बीच की दूरी जो है वो 1 मीटर है, और ये दोनों जो है 1 न्यूटन बल अनुभव करते हैं। तो वहां क्या कहलाएगा, वो एक इकाई ध्रुव। यानी एक इकाई ध्रुव की परिभाषा ठीक वैसे ही है जैसे कि आपने इकाई, यहां पर देखो पहले मैं चर्चा कर चुका हूं, इसको ध्यान से देखने की जरूरत है। एक होता है इकाई ध्रुव और एक होता है इकाई आवेश। इकाई आवेश में आप क्या करते हैं, या इकाई जो आवेश है उसमें क्या करते हैं आप कि दो आवेश रखेंगे, यानी पॉजिटिव या नेगेटिव, उनके बीच की जो दूरी होगी वो 1 मीटर होगी, और वहां उन दोनों के बीच में जो अनुभव किया जाएगा वो इकाई आवेश कहलाएगा। ऐसे ही यहाँ पर इकाई ध्रुव है, तो इकाई ध्रुव में आपने क्या किया, यहाँ पर दो समान NN या SS ध्रुव ले लिए, और उन दोनों के बीच की दूरी जो है वो 1 मीटर रखी, और दोनों ने कितना बल अनुभव किया, 1 न्यूटन का। तो 1 न्यूटन का बल अनुभव करते हैं तो उसे आप क्या कहेंगे, एक इकाई ध्रुव कहेंगे। तो ये वाला जो है आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है इससे भी। तो आप याद रखें, एक इकाई ध्रुव जो है उसमें 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन का बल क्या होता है, अनुभव किया जाता है। आगे फिर मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पर धारणा शक्ति की। वास्तव में धारणा शक्ति क्या होती है, ध्यान से देखिए दोस्तों। मान लीजिए ये कोई लोहे का टुकड़ा है, और इसके ऊपर जो है आपने एनिमल्ड प्रकार का तार लपेट रखा है। यहां किसी स्रोत से जोड़ते हैं आप, यानी कि यहां आप सप्लाई देते हैं इसको, और सप्लाई आपने दी तो एक तरफ N हो गया और एक तरफ S हो गया, यानी कि चुंबक बन गया इसमें। अब दोस्तों बात को समझना है, हमारे को धारणा शक्ति हम सीख रहे हैं। धारणा शक्ति में क्या सीखना है, देखो
यानी किसी लोहे के टुकड़े के ऊपर आपने ये एनिमल प्रकार का तार लपेट करके सप्लाई से जोड़ दिया, तो एक साइड में इसमें N बना और एक साइड में S बना। लेकिन यदि मैं इस सप्लाई को हटा दूं, सप्लाई देना बंद कर दूं, तो भी यहां पर कुछ चुंबकत्व जो है वो शेष रह जाए, कुछ चुंबकत्व शेष रह जाए, वो क्या कहलाता है? अवशिष्ट चुंबकत्व। अवशिष्ट चुंबकत्व, रेजिडुअल मैग्नेट। तो ये अवशिष्ट चुंबकत्व जो है वो क्या हुआ, यानी आपने इसको सप्लाई दी और इसको निर्धारित मान की सप्लाई दे दी। मान लो आपने यहां पर 200 वोल्टेज दिए, यदि 200 वोल्टेज पे काम करने वाली है तो, और 200 वोल्टेज देने पर इधर जो है वो अधिकतम करंट प्रवाहित हुई इसमें, और अधिकतम करंट प्रवाहित होने पर अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स बन गया, और मैंने कह दिया कि यहां पर जो है वो 50 वेबर का चुंबकीय फ्लक्स बन गया। लेकिन मैंने जैसे ही सप्लाई हटाई तो ये 50 वेबर तो नहीं बचेगा, लेकिन कुछ, यानी मान लो 5 वेबर का चुंबकीय फ्लक्स जो है वो इसमें शेष रह गया। सप्लाई हटा लेने के बाद भी 5 वेबर का चुंबकीय क्षेत्र जो है वो बच गया है, शेष रह गया है, और इसे ही आप क्या कह रहे हैं? अवशिष्ट चुंबकत्व। दोस्तों, इस अवशिष्ट चुंबकत्व को इस लोहे के अंदर, इस लोहे के टुकड़े में, इस चुंबकीय पदार्थ में इस अवशिष्ट चुंबकत्व को धारण करने की जो क्षमता है उसे ही आप धारणा शक्ति कहते हैं। तो मैं यहां पर लिखना चाहूंगा कि अवशिष्ट चुंबकत्व को धारण करने की क्षमता धारणा शक्ति कहलाती है। अब दोस्तों यहां पर दो बातें हमें और सीखनी है। दो बातें कौन सी है? पहली बात तो यह है कि जिसकी धारणा शक्ति ज्यादा होगी वो स्थायी चुंबक बनने के लिए उपयुक्त होंगे। तो यहां मैं लिखना चाहूंगा कि जिन पदार्थों की धारणा शक्ति अधिक होगी वे स्थायी चुंबक बनने के लिए उपयुक्त होंगे। स्थायी चुंबक से क्या मतलब है दोस्तों? आपने कोई लोहे का टुकड़ा लिया, उस पे एनिमल प्रकार की आपने कॉइल लपेटी, सप्लाई जोड़ी, सप्लाई उसको दी, उसमें चुंबक बन गया, और आपने हटा ली, और फिर भी चुंबक उसके अंदर यदि बचा हुआ है और ज्यादा मात्रा में बचा हुआ है, इसका मतलब वो क्या है? स्थायी चुंबक है। तो जिसमें अवशिष्ट चुंबकत्व को धारण करने की ज्यादा से ज्यादा क्षमता होगी, तो जाहिर सी बात है वो क्या होगा? स्थायी चुंबक बनने के लिए उपयुक्त होगा। इसी प्रकार से दोस्तों दूसरी बात जो करनी थी हमें वो ये है कि जिन पदार्थों में अवशिष्ट चुंबकत्व कम शेष होगा वे विद्युत चुंबक बनने के लिए उपयुक्त होंगे। तो ध्यान रखें दोस्तों, धारणा शक्ति का मतलब क्या है? मैं एक बार वापस रिवीजन कर रहा हूं। यहां पर कोई लोहे का टुकड़ा था, उसके ऊपर आपने एनिमल प्रकार का तार लपेट करके सप्लाई दे दी, तो उसमें चुंबक बन गया। उसको
पूरी क्षमता की आपने सप्लाई दी है तो वो पूरी क्षमता का चुंबकीय क्षेत्र बना पाएगा। और जब आप सप्लाई हटा लेते हो, हटा लेने के बाद में भी यदि कुछ चुंबकीय क्षेत्र शेष रह जाता है तो उसे आप अवशिष्ट चुंबकत्व, रेजिडुअल मैग्नेट कहते हो। और इस अवशिष्ट चुंबकत्व को जो धारण करने की जो क्षमता है उस पदार्थ की, वो ही धारणा शक्ति कहलाती है। और जिन पदार्थों में धारणा शक्ति अधिक होती है वो स्थायी चुंबक बनने के लिए उपयुक्त होते हैं, और जिनमें कम रहती है वो विद्युत चुंबक बनने के लिए उपयुक्त होते हैं। यहां पर मैं उदाहरण भी देना चाहूंगा कि जिन पदार्थों में धारणा शक्ति अधिक होती है वो जैसे कोबाल्ट है, फौलाद है, एल्निको है, एल्कोनेक्स है, ये है। और यहाँ पर मैं बात करूंगा कि जिन पदार्थों में अवशिष्ट चुंबकत्व शेष जो है वो कम रह पाता है, वो नरम लोहे के बने हुए होते हैं। जैसे आप म्यू मेटल की बात कर सकते हो, सिलिकॉन स्टील की बात कर सकते हो, तो ये इसके ये बने हुए होंगे। यानी कि अपने को जो विद्युत चुंबक बनाने होते हैं वो मोस्टली आपको जो है वो परमेलोई के या फिर म्यू मेटल के या फिर यहाँ पर आप सिलिकॉन स्टील के, इन्हीं के बना पाएंगे। आगे फिर मैं बात करना चाहूंगा अगले टॉपिक की, और अगला टॉपिक हमारा है चुंबकीय संतृप्तता। चुंबकीय संतृप्तता क्या है दोस्तों? मान लीजिए आपके पास में ये कोई लोहे का टुकड़ा है, लोहे का टुकड़ा है, और इसके ऊपर आपने एनिमल्ड प्रकार का तार जो है वो लपेट रखा है, और आपने किसी सप्लाई स्रोत से इसको जोड़ दिया। आपने सप्लाई इसको दे दी है, आप चुंबकीय संतृप्तता यहां पढ़ रहे हैं। दोस्तों बात को समझना, मैं पहले क्या करता हूं, इसको सप्लाई के रूप में पहले मैं 2 एम्पियर देता हूं, फिर कुछ समय बाद में मैं इसको 3 एम्पियर देता हूं, फिर 4 एम्पियर देता हूं, फिर 5 एम्पियर देता हूं, और इसी प्रकार से मैं आगे से आगे बढ़ सकता हूं। दोस्तों जब मैं इसको 2 एम्पियर की विद्युत धारा देता हूं तो उस समय आप सपोज करें कि 2 एम्पियर की विद्युत धारा देने पर इसमें जो है वो 10 वेबर का चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है। जाहिर सी बात है मैं 3 दूंगा तो यहां पर जो है वो 15 वेबर का चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है, और यदि मैं 4 देता हूं तो इसमें मान लो 18 वेबर का चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है, और मैं जब 5 वेबर देता हूं तो भी 18 वेबर का चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है। यदि मैं 6 एम्पियर देता हूं, 7 एम्पियर देता हूं तो भी इसमें 18 वेबर ही रहेगा। और यदि मैं और ज्यादा करंट बढ़ा रहा हूं तो दोस्तों ज्यादा करंट बढ़ाने से हो सकता है कि ये कुंडली जो है वो भी जल जाए। इसलिए हमेशा करंट तब तक ही बढ़ाएं जब तक कि इसकी कैपेसिटी है, कैपेसिटी से ज्यादा करंट नहीं बढ़ाएं। यहां पर आपको यह सिखाया जा रहा है कि करंट जैसे जैसे बढ़ रही है चुंबकीय फ्लक्स में भी वृद्धि हो रही है, लेकिन एक समय आया ऐसा जिसके बाद में जो है वो चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि बिल्कुल भी नहीं हो रही है। आप देख सकते हैं यहां पर 18 वेबर है, यहां पर भी 18 वेबर है, जबकि करंट पहले 4 थी और अब 5 एम्पियर हो गई है। ये दोस्तों इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो लोहे का टुकड़ा है, इस लोहे के टुकड़े की संतृप्त अवस्था जो है वो 18 वेबर है। ये 18 वेबर से ज्यादा का चुंबकीय क्षेत्र नहीं बना सकता है। इसकी सेचुरेशन पॉइंट जो है, इसकी कैपेसिटी जो है वो 18 वेबर है। यानी मैं आपको याद रखने के तरीके से ऐसे कह सकता हूं कि इसकी जो कैपेसिटी है, इसकी जो औकात है करंट सहन करने की या इसका चुंबकीय क्षेत्र बनाने की जो औकात है वो है 18 वेबर। और ये जो औकात है, जो कैपेसिटी है, वो ही दोस्तों यहां पर संतृप्त अवस्था कहला रही है। तो यहां पर सीधे शब्दों में मैं कह सकता हूं कि जो लोहे का टुकड़ा है उसकी अधिकतम करंट सहन करने पर जो अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र बनता है वही क्या कहलाता है, आपका चुंबकीय संतृप्तता कहलाती है। और इसको मैं एक वक्र के द्वारा भी दोस्तों आपको समझा सकता हूं। मान लीजिए इधर मैं करंट ले लेता हूं और इधर जो है वो चुंबकीय फ्लक्स आ गया। आप देख सकते हैं कि जैसे 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 करंट बढ़ाएंगे वैसे 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 चुंबकीय फ्लक्स भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन देखो पहले ज्यादा बढ़ रहा था, फिर धीरे धीरे देखो कम होता जा रहा है। पहले ज्यादा बढ़ रहा था, फिर धीरे धीरे कम होता जा रहा है, कम बढ़ता जा रहा है। तो इसका रीजन यही हुआ कि दोस्तों पहले जो है वो सीधा सीधा चल रहा था, फिर चपटा हो गया है। मतलब ये है कि आप जो है यहां पर करंट तो बढ़ाए जा रहे हो
लेकिन चुंबकीय फ्लक्स जो है वो एक सीमा तक बढ़ेगा, उसके बाद में नहीं बढ़ेगा। चुंबकीय फ्लक्स अपनी सीमा के बाद में नहीं बढ़ रहा है। इसका मतलब ये, मैं यहाँ पर कुछ भी मान लो यहाँ O से स्टार्ट हुआ, यहाँ X बना दिया मैंने, यानी X के बाद में जो है वो इसका चुंबकीय क्षेत्र नहीं बढ़ रहा है, ये इसका सैचुरेशन पॉइंट आ गया है, ये इसकी संतृप्त अवस्था आ गई है। तो यहां अपने को चुंबकीय संतृप्तता में यही सब चीजें सीखनी थी कि कोई टुकड़ा है उसको आपने ये तो पढ़ लिया कि करंट बढ़ाते जाने से क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ता जाता है। लेकिन आप ये भी पढ़ें कि संतृप्त अवस्था के बाद में नहीं बढ़ेगा। यदि संतृप्त अवस्था पहुंच गया है उसके बाद में नहीं बढ़ेगा, आप चाहे करंट कितनी बढ़ाओ। करंट ज्यादा बढ़ा दोगे तो कुंडली और जल जाएगी। तो ये दोस्तों थी आपकी चुंबकीय संतृप्तता। अब आगे मैं बात करता हूं चुंबकीय लीकेज की। दोस्तों चुंबकीय लीकेज जो है वो बहुत सिंपल टॉपिक है। मान लीजिए ये कोई चुंबक है, यहां N से S की ओर बल रेखाएं जाती है, ऐसा हम पढ़ चुके हैं। लेकिन दोस्तों आप सबको यह भी पता है कि कुछ बल रेखाएं जो है वो इसके मध्य से नहीं गुजर पाती है, और जो मध्य से नहीं गुजर पाती है वो S तक नहीं पहुंच पाती है। जो S तक नहीं पहुंच पाती है वो लीकेज हो जाती है, और ये लॉस होता है एक तरह से। और इस लॉस के बचने के लिए आप पढ़ चुके हैं कि हम कीपर का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों यहां पर अपना टॉपिक है चुंबकीय लीकेज। तो चुंबकीय लीकेज के लिए मैं यहां लिख सकता हूं कि चुंबकीय लीकेज फाई एल बराबर फाई टी माइनस फाई यू। इसका मतलब यह हुआ कि कुल फ्लक्स में से उपयोगी फ्लक्स जो है वो घटा दिया जाए तो जाहिर सी बात है आपके पास में कौन आ जाएगा, लीकेज फ्लक्स का मान आ जाएगा। तो लीकेज फ्लक्स के लिए दोस्तों कुछ टॉपिक ऐसे हैं अपने जो है एग्जाम के अंदर कोई महत्वपूर्ण पर्सन को नहीं देते हैं, लेकिन वो अपने सिलेबस में है, इसलिए हमारे को पढ़ना पड़ता है। और ऐसा ही टॉपिक जो है वो चुंबकीय लीकेज है, क्योंकि चुंबकीय लीकेज जो है उसके लिए कोई बहुत महत्वपूर्ण पर्सन नहीं बन रहा है। छोटी सी बात थी, अपने को पता होनी चाहिए कि चुंबकीय लीकेज जो है वो वास्तव में क्या है, टोटल फ्लक्स में से यदि उपयोगी फ्लक्स घटा दिया जाए तो बच गया कौन, लीकेज फ्लक्स। आगे फिर मैं बात करना चाहूंगा, अगला जो टॉपिक है अपना वो है फ्लक्स लीकेज फैक्टर। फ्लक्स लीकेज फैक्टर में क्या पढ़ना है, फ्लक्स लीकेज फैक्टर से सीधा सा मतलब है कि कुल फ्लक्स यानी फाई टी तथा उपयोगी फ्लक्स का मतलब फाई यू का अनुपात ही फ्लक्स लीकेज फैक्टर कहलाता है। फ्लक्स लीकेज फैक्टर कहलाता है। दोस्तों यहां पर मैं सूत्र भी लिख सकता हूं इसका। तो यहां सूत्र के लिए सीधी सी बात है, फाई टी अपॉन फाई यू। कई बार जो है इस फाई टी जो है इसको ऐसे भी लिख दिया जाता है दोस्तों, क्योंकि टोटल फ्लक्स जो होता है वो वास्तव में क्या है, उपयोगी फ्लक्स प्लस लीकेज फ्लक्स। नीचे क्या लिख दूंगा मैं, फाई यू। तो जाहिर सी बात है मैं इस प्रकार से भी इसको लिख सकता हूं और इस प्रकार से भी मैं लिख सकता हूं। दोनों ही सूत्र जो है वो क्या है, सही है। यानी ये लीकेज फैक्टर हो गया। तो लीकेज फैक्टर जो है वो भी ऐसा ही टॉपिक है, इसके लिए भी कोई ज्यादा महत्वपूर्ण कोई पर्सन नहीं आता है। आपसे इतना सा पूछा जा सकता है कि लीकेज फैक्टर जो है वो क्या होता है, तो कुल फ्लक्स और उपयोगी फ्लक्स का जो अनुपात होता है वही लीकेज फ्लक्स फैक्टर कहलाता है। इसका कोई मात्रक नहीं है क्योंकि ये अनुपात है। और यहाँ ये जो है इनके सूत्र हैं, फॉर्मूले हैं, यानी कि यूटी अपॉन फाई टी अपॉन फाई यू लिख सकते हो, या फाई यू प्लस फाई एल अपॉन फाई यू। अगले टॉपिक की मैं बात करता हूं, रिलेक्टिविटी।
रिलेक्टिविटी क्या है? दोस्तों रिलेक्टिविटी के लिए आपको सबसे पहले तो ये पता हो कि रिलेक्टिविटी जो है उसको आप विशिष्ट रिलेक्टेंस के नाम से भी जानते हैं। विशिष्ट रिलेक्टेंस, विशिष्ट रिलेक्टेंस यानी रिलेक्टिविटी। दोस्तों आपको ये तो पता ही होगा कि रिलेक्टेंस जो है वो क्या होता है। रिलेक्टेंस के लिए अपने पढ़ा था कि रिलेक्टेंस वास्तव में चुंबकीय बल रेखाओं के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। बिल्कुल दोस्तों, चुंबकीय बल रेखाओं के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने का जो गुण है उसे आप रिलेक्टेंस कहते हैं। और यहां पर कहा गया विशिष्ट रिलेक्टेंस, तो विशिष्ट रिलेक्टेंस से क्या मतलब है? देखो विशिष्ट रिलेक्टेंस में आपने जिस प्रकार से विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा पढ़ी थी उसी प्रकार से विशिष्ट रिलेक्टेंस की परिभाषा है। आपने विशिष्ट प्रतिरोध में परिभाषा पढ़ी कि 1 सेमी लंबे और 1 वर्ग सेमी कटाक्ष क्षेत्रफल वाले टुकड़े का प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। तो ठीक उसी प्रकार से मैं लिख सकता हूं यहां पर किसी चुंबक के 1 सेमी लंबे तथा 1 वर्ग सेमी कटाक्ष क्षेत्रफल वाले टुकड़े का रिलक्टेंस विशिष्ट रिलक्टेंस या रिलेक्टिविटी कहलाता है। दोस्तों मैं इसकी वैद्युतिक परिपथों से यदि तुलना करूं तो वैद्युतिक परिपथ से यदि मैं तुलना करता हूं, वैद्युतिक परिपथ से तुलना करूं तो आपको पता होना चाहिए कि रिलक्टेंस प्रतिरोध की तरह है, विशिष्ट रिलक्टेंस विशिष्ट प्रतिरोध की तरह है और रिलेक्टिविटी प्रतिरोधकता की तरह है। तो इस प्रकार से आप याद रखें इसको कि आप वैद्युतिक परिपथों से तुलना करोगे तो कुछ इस प्रकार से संबंध है। तो रिलेक्टिविटी जो है वो वास्तव में क्या है, 1 सेमी लंबे और 1 वर्ग सेमी कटाक्ष क्षेत्रफल वाले टुकड़े का रिलेक्टेंस जो है वही क्या कहलाता है, रिलेक्टिविटी कहलाता है। आप सबको यह भी पता हो कि रिलेक्टिविटी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि रिलेक्टिविटी रो बराबर फाई अपॉन एफ एम लिख सकता हूं। ये जो है सॉरी इसको लिखना है अपने को रिलेक्टिविटी बराबर 1 अपॉन चुंबकशीलता। रिलेक्टिविटी बराबर 1 अपॉन चुंबकशीलता। बिल्कुल चुंबकशीलता का क्या है, ये उल्टा है, तो इसलिए आप ये भी ध्यान रखें कि रिलेक्टिविटी बराबर 1 अपॉन चुंबकशीलता लिखा जा सकता है। आगे फिर मैं बात करना चाहूंगा परमियंस की। परमियंस क्या है? परमियंस वास्तव में
रिलक्टेंस का उल्टा होता है, विलोम होता है। तो मैं यहां पर लिखना चाहूंगा सबसे पहले कि ये रिलक्टेंस का विलोम होता है, यानी मैं इसको रो बराबर 1/FM लिख सकता हूं। तो परमियंस जो है वो वास्तव में क्या करती है दोस्तों, परमियंस जो है उल्टा हो गया है रिलेक्टिविटी का। तो सीधी सी मतलब ये हुआ कि रिलेक्टेंस जहां चुंबकीय बल रेखाओं का विरोध करता है, तो परमियंस जो है वो चुंबकीय बल रेखाओं का सहयोग करेगा, सुगमता पैदा करेगा। तो मैं यहां परिभाषा में भी यही लिखना चाहूंगा, चुंबकीय बल रेखाओं के मार्ग में सुगमता पैदा करने का गुण परमियंस कहलाता है। तो परमियंस का मतलब सीधा सा ये है कि ये चुंबकीय बल रेखाओं के मार्ग में सुगमता पैदा करता है। और आप सबको ये भी पता हो कि जिस प्रकार से सभी पदार्थों का रिलक्टेंस अलग अलग होता है, उसी प्रकार से परमियंस जो होगी वो भी अलग अलग होगी। इसके अलावा आपको एक और मुख्य बात ये पता हो कि जिसकी परमियंस अच्छी होगी वो ही अच्छा चुंबक बनने के लिए, वो स्थायी चुंबक बनने के लिए उपयुक्त पदार्थ होगा। आगे फिर बात करते हैं हम ससेबिलिटी का। ससेबिलिटी वास्तव में क्या है, तो ससेबिलिटी की सबसे पहले मैं परिभाषा की बात करूंगा। तो ससेबिलिटी में लिखेंगे हम कि चुंबकन तीव्रता, चुंबकन तीव्रता तथा चुंबकन बल, चुंबकन तीव्रता तथा चुंबकन बल का जो अनुपात है, चुंबकन तीव्रता तथा चुंबकन बल का जो अनुपात है ससेबिलिटी कहलाता है। और यहां जो सूत्र लिखा जाएगा वो भी इस परिभाषा से ही बनता है कि चुंबकन तीव्रता अपॉन चुंबकन बल। यहां पर सूत्र जो है आपका क्या बन रखा है, सूत्र में लिखा चुंबकन तीव्रता अपॉन चुंबकन बल। अब आप सबको यह भी पता होना चाहिए कि जो चुंबकन तीव्रता लेते हैं अपन इंटेंसिटी, और चुंबकन बल जो होता है उसको आप जो है वो एच से प्रदर्शित करते हैं। तो चुंबकन तीव्रता जो होगी वो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर में होगी, और ये होगा आपका एम्पियर टर्न प्रति मीटर में, एम्पियर टर्न प्रति मीटर में। तो इस प्रकार से ये जो है आपका फॉर्मूला है ससेबिलिटी का। ससेबिलिटी भी वैसा ही एक टॉपिक है जिसके बारे में ये सूत्र के अलावा कोई है जो पूछा नहीं जाएगा कुछ, क्योंकि आज तक तो सूत्र भी नहीं पूछा गया है, ये भी ज्यादा है। लेकिन अपने जो है वो पारिभाषिक शब्दों में ही आता है, इसलिए हम पढ़ते हैं। तो जाहिर सी बात है ससेबिलिटी जो है वो क्या है, चुंबकन तीव्रता और चुंबकन बल, इन दोनों का अनुपात जो है वो वास्तव में क्या कहलाती है, ससेबिलिटी कहलाती है। आगे फिर मैं बात करता हूं अगले टॉपिक की। अगला टॉपिक है हमारा चुंबकन तीव्रता। चुंबकन तीव्रता की सबसे पहले मैं परिभाषा की बात करूंगा। तो चुंबकन तीव्रता की जो परिभाषा है उसमें लिखूंगा किसी चुंबक की प्रति इकाई, किसी चुंबक की
प्रति इकाई ध्रुव, किसी चुंबक की प्रति इकाई ध्रुव, प्रति इकाई ध्रुव शक्ति, प्रति इकाई ध्रुव शक्ति चुंबकन तीव्रता कहलाती है, चुंबकन तीव्रता कहलाती है। चुंबकन तीव्रता के लिए दोस्तों आपको एक चीज और ध्यान रखिए, देखो यहां पर भी तीव्रता आ रही है तो जाहिर सी बात है इसे आई से आप प्रदर्शित करेंगे, और आई बराबर मोस्टली लिखते हैं अपन एम अपॉन ए, और एम जो है यहां पर क्या है, एम यहां पर ध्रुव सामर्थ्य है, जबकि ए जो है यहां पर वो ध्रुव क्षेत्रफल है। आपको यहां पर यह भी पता हो कि जो ध्रुव सामर्थ्य जो होता है वो हमारे को यहां पर वेबर में लेना है, और जो यहां पर क्षेत्रफल है जो दोस्तों उसको आप जो है यहां पर मीटर स्क्वायर में ले रहे हैं, तो जाहिर सी बात है यहां पर मैं लिखूंगा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, यानी जो आपकी चुंबकन तीव्रता जो होगी वो किसमें ली जाएगी, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर में। तो ये मोटी मोटी बातें आपको यहां पर ध्यान रखनी है चुंबकन तीव्रता के बारे में। आगे फिर मैं बात करना चाहूंगा यहां चुंबकीय हिस्टैरिसीस क्या होता है। चुंबकीय हिस्टैरिसीस अपने लिए बहुत ही मोस्ट टॉपिक है, आप सबको पता होना चाहिए कि आप मोटर, जनरेटर, अल्टरनेटर, ट्रांसफार्मर सब में जो है वो हिस्टैरिसीस और एडी करंट स्थितियों के बारे में चर्चा करते हो, तो जाहिर सी बात है वो हिस्टैरिसीस जो है अपने को यहीं से समझ में आता है। तो चुंबकीय हिस्टैरिसीस वास्तव में क्या है, मान लीजिए ये कोई आपके पास में लोहे का एक टुकड़ा है, और इस लोहे के टुकड़े के ऊपर आपने एनिमल प्रकार का जो है वो वायर लपेट रखा है, और इसको किसी स्रोत से जो है आपने जोड़ दिया है, और ये स्रोत जो है आपका एसी सप्लाई वाला स्रोत है। अब आप सब ये जानते ही हैं कि एसी जो है वो कुछ इस प्रकार से वेव में आएगी, एक बार धनात्मक दिशा में जाएगी, एक बार ऋणात्मक, और एक ही चक्कर में ये दो बार जो है वो शून्य भी होगी। तो जाहिर सी बात है आप चुंबकीय हिस्टैरिसीस पढ़ रहे हैं, चुंबकीय हिस्टैरिसीस में वास्तव में क्या होता है कि किसी लोहे को बार बार चुंबकित और विचुंबकित किया जाता है, तो जाहिर सी बात है उसमें आपको कुछ लॉस करवाने पड़ेंगे। कैसे समझते हैं, मान लीजिए मैंने इसको सप्लाई दी, तो यहां पर मैंने एसी की सप्लाई दी है, तो सप्लाई दी है तो आप ध्यान से देखिए कि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूं, यानी करंट का मान जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे यहां पर क्या होगा, मजबूत चुंबकीय क्षेत्र बन पाएगा। तो मान लीजिए यहां पर N बन गया और यहां पर S बन गया, और यहां ये जो है वो 10 वेबर का चुंबकीय क्षेत्र बना लिए हैं। अब आप देख सकते हैं धीरे 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 कहां पर आएगा, शून्य पर। तो धीरे धीरे जब शून्य पर आएगा तो चुंबकीय क्षेत्र भी घटता घटता क्या हो जाएगा, शून्य तो नहीं होगा क्योंकि हम अवशिष्ट चुंबकत्व के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन कम हो जाएगा। तो मान लीजिए यहां पर 2 वेबर का चुंबकीय क्षेत्र जो है वो शेष रह गया, शेष चुंबकत्व, या फिर इसको अवशिष्ट चुंबकत्व भी कह सकते हो, अवशिष्ट चुंबकत्व भी कह सकते हो। कितना बचा, 2 वेबर। कब बचा, जब आपने सप्लाई 0 कर दी है उस समय। अब दोस्तों आप देख सकते हो कि धीरे धीरे जो है वो माइनस की दिशा में जो है वो अधिकतम वैल्यू को प्राप्त करेगा, और माइनस में आप अधिकतम वैल्यू को प्राप्त करते हैं तो जाहिर सी बात है यहां आप देख सकते हैं इस N के स्थान पर यहां पर S बनेगा, और इस S के स्थान पर N बनेगा, अभी तक बना नहीं है। बनने से पहले इस अवशिष्ट चुंबकत्व को समाप्त करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों आप भी जानते हो कि एक ही ध्रुव, एक ही साइड में N और S दोनों तो नहीं हो सकते। तो जाहिर सी बात है
अधिकतम जो वैल्यू प्राप्त हुई है वो माइनस दिशा में हुई है, तो n के स्थान पर s बनेगा और s के स्थान पर n बनेगा, और जो अवशिष्ट चुंबकत्व के रूप के अंदर जो बचा हुआ था वो भी आपको निराकृत करना पड़ेगा, उसको भी आपको समाप्त करना पड़ेगा, और ये अवशिष्ट चुंबकत्व अब समाप्त हो गया है। समाप्त हो गया है तो यहां पर नया चुंबकीय क्षेत्र वापस से 10 वेबर का चुंबकीय क्षेत्र बन गया है। फिर से दोस्तों देखो क्या हो रहा है, फिर से धीरे 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 शून्य की ओर बढ़ रहा है, और जब शून्य की ओर बढ़ जाएगा, आप सप्लाई एक तरह से जीरो कर दिए हो, तो भी यहाँ पर अवशिष्ट चुंबकत्व के रूप में यहाँ पर कुछ शेष रह जाएगा, जैसे ये रहा था वैसे ये रह जाएगा। फिर दोस्तों आप सबको पता है कि आगे भी ऐसे चलता रहेगा, फिर ये पॉजिटिव में चलेगा, पॉजिटिव में चलेगा तो फिर से इसको समाप्त करना पड़ेगा। तो दोस्तों बार बार चुंबकित और विचुंबकित करने में, बार बार चुंबकित और विचुंबकित करने में इस अवशिष्ट चुंबकत्व को बार बार समाप्त करना पड़ता है, और समाप्त करना पड़ता है तो ये एक लॉस होता है, और इस लॉस को ही आप जो है वो चुंबकीय हिस्टैरिसीस कहते हैं। आगे फिर मैं बात करता हूं अगले टॉपिक में। यहां पर हिस्टैरिसीस लूप बताया गया है आपको। हिस्टैरिसीस लूप जो है उसको और हिस्टैरिसीस सतही को और विस्तृत रूप से समझने के लिए हिस्टैरिसीस लूप यहां पर आपको बनाया गया है। देखते हैं कैसे क्या हो रहा है। दोस्तों यहां पर आपके पास में एक कोई लोहे का टुकड़ा है, मैं लिखता हूं यहां पर कि ये लोहे का टुकड़ा है, और इसके ऊपर एनिमल प्रकार का आपने वायर लपेट रखा है, टर्न लपेट रखे हैं, और इसको किसी स्रोत से आप जो है वो जोड़ देते हैं, आप इसको किसी सप्लाई स्रोत से जोड़ते हैं। दोस्तों यहां पर मैं सप्लाई जो दे रहा हूं वो एसी प्रकार की सप्लाई दे रहा हूं, और एसी का वक्र आप सब जानते हैं कि इस प्रकार से धनात्मक और ऋणात्मक दोनों दिशाओं में चलेगा। दोस्तों इस वक्र को हम इस लोहे के टुकड़े से जोड़ करके सीख रहे हैं, ध्यान से समझे। यहां आपने जैसे इसको सप्लाई से जोड़ा तो जाहिर सी बात है धीरे 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 चुंबकीय क्षेत्र बढ़ रहा है, और अपना अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र यहां प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों यहां इसके अंदर भी ऐसे ही होगा कि इस लोहे के टुकड़े को आप सप्लाई से जोड़ते हो तो धीरे 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 करंट का मान बढ़ता जा रहा है, और एक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। एक साइड में N बन जाता है, दूसरी साइड में S बन जाता है, और इसी को यहां वक्र के अंदर दर्शाया गया है कि यहां से धीरे 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 चुंबकीय क्षेत्र बढ़ रहा है, धीरे 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 देख सकते हो आप, धीरे धीरे बढ़ रहा है, और एक अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र जो है, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे ये करंट का मान बढ़ता जा रहा है, ये करंट का मान है दोस्तों, ये करंट का मान जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन दोस्तों एक ऊंचाई पर जाकर के ये चपटा हो जाता है। यहां पर जैसे मैं नाम दे देता हूं कुछ भी कि ये ई पॉइंट था, और इस ई पॉइंट के ऊपर जो है वो एक चपटा हो गया वक्र। क्यों? क्योंकि ये इसकी संतृप्त अवस्था है, ये इसका सैचुरेशन पॉइंट है। अपन पहले पढ़ चुके हैं इसके बारे में कि सैचुरेशन पॉइंट वास्तव में क्या होता था कि आप करंट का मान बढ़ाते जाओगे तो चुंबकीय फ्लक्स का मान भी बढ़ता जाएगा, लेकिन तब तक बढ़ेगा जब तक कि उसकी कैपेसिटी है, और उसकी कैपेसिटी के बाद में ये वक्र चपटा हो गया है। और अब जो है वो करंट का मान आप बढ़ा दो, लेकिन चुंबकीय फ्लक्स का मान आप देख सकते हो बिल्कुल नहीं बढ़ रहा है। दोस्तों आप क्या करते हैं, आप इसको वापस देखो शून्य के ऊपर लेके आ रहे हो वक्र को। भाई सप्लाई जो जा रही है वो तो जाने में तो बहुत जल्दी चली जाएगी, लेकिन अपने को समझने में धीरे धीरे समझना है इसको। तो पहले आप धीरे धीरे इसको ऊपर लेके गए, अब धीरे धीरे आप माइनस पे जीरो पे ले आए इसको। तो जाहिर सी बात है इस कुंडली को जीरो सप्लाई मिलेगी यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो शक्तिशाली चुंबक जो बना था वो शक्तिशाली चुंबक नहीं बन करके अब यहाँ पर केवल केवल अवशिष्ट चुंबकत्व शेष रह जाएगा। और अवशिष्ट चुंबकत्व शेष रह जाएगा दोस्तों। तो देखो आप करंट को वापस धीरे धीरे कम करते आ रहे हो, और करंट कम होती जा रही है वैसे वैसे चुंबक भी कम होता जा रहा है, लेकिन शून्य नहीं हुआ है।
क्योंकि यहां से यहां तक जो है वो अवशिष्ट चुंबकत्व बच गया है। यानी मैं कह सकता हूं कि OC जो है वो अवशिष्ट चुंबकत्व को दर्शा रहा है। इस वक्र में OC जो है वो अवशिष्ट चुंबकत्व को दर्शा रहा है, क्योंकि आपने करंट को कम किया लेकिन करंट के साथ साथ चुंबकीय फ्लक्स भी कम हो रहा है, लेकिन जीरो नहीं हुआ है। क्योंकि आप सब जानते हैं किसी भी लोहे टुकड़े को यदि चुंबकित कर दिया जाए और उसकी सप्लाई हटा ली जाए तो भी उसमें अवशिष्ट चुंबकत्व के रूप में शेष बच जाता है। और यहां पर ये O से C जो है वो अवशिष्ट चुंबकत्व के रूप में क्या बचा हुआ है, शेष बचा हुआ है। दोस्तों मैं आगे बात करता हूं, इसमें आगे की बात हम कर रहे हैं यहां से। अब ये माइनस में धीरे 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 क्या हो रहा है, अपने अधिकतम मान को पकड़ रहा है। दोस्तों मैं सीधा यहां से आता हूं, माइनस में आप देख रहे हो कि करंट जैसे 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 बढ़ रही है वैसे वैसे चुंबकीय फ्लक्स का मान भी बढ़ता जा रहा है। और यहां सैचुरेशन पॉइंट आ गया, मान लो यहां पर मैं P कह देता हूं, कोई भी नाम दे सकते हैं अपन। तो यहां पर जो है मैंने P नाम दे दिया, तो जाहिर सी बात है यहां पर मैंने P नाम दिया है तो क्या था कि जैसे जैसे करंट का मान बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे चुंबकीय फ्लक्स का मान भी बढ़ता गया, लेकिन एक पीक पॉइंट पे जाकर, एक सैचुरेशन पॉइंट पे जाकर के ये चपटा हो जाता है। क्योंकि अब आपको पता है कि अब चुंबकीय क्षेत्र नहीं बढ़ रहा है, चुंबकीय क्षेत्र अब नहीं बढ़ेगा, करंट आप और ज्यादा बढ़ाओगे तो भी नहीं बढ़ेगा। तो यहां पर आप इसको सप्लाई दिए हो और अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र पे यह अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र N की जगह S बनेगा और S की जगह N बनेगा। तो इसीलिए आपने यहाँ पर उल्टे वक्र में बनाया। पहले आप धनात्मक दिशा में गए थे, अब आप ऋणात्मक दिशा में आए हो, लेकिन ऋणात्मक दिशा में भी यही होगा कि आप अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त कर लोगे यहाँ पर। यानी करंट का मान जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे चुंबकीय फ्लक्स का मान भी बढ़ता जाएगा। अब दोस्तों आप देख सकते हो आगे इसके अंदर क्या हो रहा है कि धीरे धीरे वापस से क्या हो रही है, करंट शून्य पे आ रही है। तो करंट शून्य पे आ रही है तो देखो ध्यान से, चुंबकीय क्षेत्र भी घटता घटता नीचे जा रहा है, लेकिन शून्य नहीं हो रहा है, वो एफ के ऊपर आकर ही रुक जाता है। यानी मैं कह सकता हूं यहां पर कि ओ एफ जो है वो अवशिष्ट चुंबकत्व के रूप में शेष बच जाता है। यहां इसमें देख सकते हैं आप कि O से लेकर के और F तक जो बचा है वो अवशिष्ट चुंबकत्व शेष हो गया है। यानी आपने करंट को धीरे धीरे घटाना स्टार्ट किया और चुंबकीय फ्लक्स भी धीरे धीरे घटता गया, लेकिन शून्य नहीं हुआ दोस्तों। क्योंकि शून्य इसलिए नहीं होगा क्योंकि हम जानते हैं कि प्रत्येक लोहे के पदार्थ को आप सप्लाई भी हटा लोगे तो भी उसमें अवशिष्ट चुंबकत्व पदार्थ जो है वो जरूर बचेगा। उसमें वो उस पदार्थ के ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें ज्यादा बचेगा या कम बचेगा, लेकिन उसमें अवशिष्ट चुंबकत्व बचेगा जरूर। तो यहां पर ये OF जो है वो अवशिष्ट चुंबकत्व के रूप में शेष बच गया है। दोस्तों अभी मैंने यहां से यहां तक की बात नहीं करी है और यहां से लेकर के यहां तक की बात नहीं करी है। अब करते हैं, यहां पर आपको बताया गया है O से लेकर के और D तक, तो यहां लिखूंगा मैं O से D और यहां पर O से G तक, तो O से G तक। तो ये दोस्तों है निग्रहिता। इस निग्रहिता को आप जो है वो प्रतिचुंबकन बल के नाम से भी जानते हैं, प्रतिचुंबकन बल। तो ये दोस्तों दोनों की दोनों जो है वो निग्रहिता है। निग्रहिता क्या होती है, ध्यान से देखें आप, यहां O से C तक का जो अवशिष्ट चुंबकत्व था, जो रेजिडुअल मैग्नेट था, उसको समाप्त करने के लिए आपने O से D तक प्रतिचुंबकित किया है। यानी ये जो आपने सप्लाई व्यर्थ में ही वे करी है, यही तो आपकी निग्रहिता है। ऐसे ही आपने यहाँ O से F तक का जो अवशिष्ट चुंबकत्व था उसको समाप्त करने के लिए आपने क्या किया है, O से G तक की विद्युत सप्लाई जो है वो दी है, निग्रहिता दी है, प्रतिचुंबकन बल दिया है। तो दोस्तों यहां पर आपको जो है इस लोहे के टुकड़े में हमें समझ में आता है कि लोहे के टुकड़े में एक बार चुंबक बन जाता है N और S, दूसरी बार जब वो जीरो पे आता है तो जीरो पे आता है उस समय इसमें केवल अवशिष्ट चुंबकत्व शेष रह पाता है। फिर जब ये माइनस में अधिकतम जाता है
तो यहाँ n के स्थान पे s और s के स्थान पे n बनता है, लेकिन उससे पहले इस अवशिष्ट चुंबकत्व को हमें समाप्त करना पड़ता है, और समाप्त करने के लिए हमारे को प्रतिचुंबकन बल की आवश्यकता होती है, और फिर ठीक वैसे ही आगे से आगे होता रहता है। तो ये दोस्तों यहाँ पर आपको जो है वो BH वक्र बताया गया था, जिसे आप हिस्टैरिसीस लूप के नाम से भी जानते हैं। हिस्टैरिसीस लूप में जो है हमें निग्रहिता यानी कि प्रतिचुंबकन बल, अवशिष्ट चुंबकत्व और किस प्रकार से जो है एक लोहे के टुकड़े में चुंबक बनता है और किस प्रकार जो है उसमें अवशिष्ट चुंबकत्व शेष रहता है, किस प्रकार से उस अवशिष्ट चुंबकत्व को समाप्त किया जाता है, ये सब चीजें हमारे को यहाँ देखने को मिलती है। और अगला टॉपिक हम जो ले रहे हैं वो है हिस्टैरिसीस सती का। अब ये हिस्टैरिसीस सती क्या है? तो हिस्टैरिसीस सती को देखें दोस्तों, लिखूंगा मैं यहां पर अवशिष्ट चुंबकत्व को बार बार समाप्त करने के लिए जो वैद्युतिक जो ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में वैद्युतिक ऊर्जा का लॉस होता है, क्षति होती है, उसे ही हिस्टैरिसीस सती कहते हैं। हिस्टैरिसीस सती जो है दोस्तों, उसे आप WH से प्रदर्शित करते हैं, और WH बराबर जो फॉर्मूला होता है वो ईटा Bm की घात 1.6 F और V होता है। यहां पर ये ईटा जो है वो पदार्थ का एक नियतांक होता है। आप कोबाल्ट यूज करोगे तो उसके लिए नियतांक अलग होगा, आप सिलिकॉन यूज करोगे तो उसके लिए अलग नियतांक होगा। और इसी प्रकार से यहाँ पर ये चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को बताया गया है, ये फ्रीक्वेंसी है, और ये जो है इसका वॉल्यूम है। अब देखो दोस्तों, आपको ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए ध्यान देना चाहिए कि ये सब जो है इसके समानुपाती का संबंध रखते हैं। तो आपसे कहा जाए कि फ्रीक्वेंसी को दोगुना कर दिया जाए तो हिस्टैरिसीस सती क्या होगी, वो भी दुगनी हो जाएगी, क्योंकि ये क्या है, समानुपाती का संबंध रखते हैं। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो ये हिस्टैरिसीस सती थी। यहाँ पर आपको हिस्टैरिसीस सती को कम करने के लिए बताया जा रहा है कि हिस्टैरिसीस सती जो है उसको कम कैसे करें। तो दोस्तों सीधी सी बात है, मोस्टली जो है, मुख्यतः जो है वो सिलिकॉन स्टील जो है आप काम में लेते हैं। सिलिकॉन स्टील यूज करने से क्या फायदा होता है दोस्तों? सिलिकॉन स्टील में अवशिष्ट चुंबकत्व कम शेष रहता है, और जब कम अवशिष्ट चुंबकत्व बचेगा तो जाहिर सी बात है उसको समाप्त करने के लिए जो वैद्युतिक शक्ति का जो लॉस कराया जाता है वो भी हमें कम ही कराना पड़ेगा। और जब वैद्युतिक शक्ति का लॉस कम होगा तो अपन कह सकते हैं कि सिलिकॉन स्टील ही यूज करना चाहिए, क्योंकि सिलिकॉन स्टील से जो है वो हिस्टैरिसीस कम होता है। हिस्टैरिसीस कम कैसे हुआ? क्योंकि उसमें कम अवशिष्ट चुंबकत्व रहेगा, तो बार बार उसको चुंबकित और विचुंबकित करने में बार बार जो वैद्युतिक शक्ति का जो लॉस होता है वो भी कम होगा। तो इसलिए दोस्तों सिलिकॉन स्टील जो है वो मोस्टली आप काम में लेते हैं हिस्टैरिसीस क्षति को कम करने के लिए। इसके अलावा सबको मुख्य मुख्य जो पदार्थ थे जो अपन काम में लेते हैं, जिनमें सिलिकॉन स्टील, हाई कार्बन स्टील, माइल्ड स्टील, एनिल स्टील और रॉट आयरन, तो इन सबके जो है यहाँ पर हिस्टैरिसीस संतृप्त बिंदु दिए गए हैं जो आपको याद करने हैं। आगे मैं बात करना चाहूंगा एडी करंट की।
एडी करंट, भंवर धारा कहते हैं इसको आप निम्मी में, हिंदी में। और ऐसे ही आप हिस्टेरेसिस जो है उसके लिए भी लिख लें कि उसको आप सेतिल्य सती के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ एडी करंट जो है, भंवर धारा जो है, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं कि एडी करंट वास्तव में क्या है। मान लीजिए दोस्तों ये कोई लोहे का टुकड़ा है और इस लोहे के टुकड़े को आपने सप्लाई स्रोत से जोड़ दिया। अब सप्लाई स्रोत से जोड़ दिया दोस्तों, और वो भी एसी की सप्लाई से, और एसी की सप्लाई से जोड़ते हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ प्रत्यावर्ती प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र बनता है, कभी एन कभी एस, अगले ही क्षण जो होगा इधर एस इधर एन। तो जाहिर सी बात है बार बार जो है वो बल रेखाएं कभी आएगी और कभी जाएगी। तो ऐसे में क्या होगा, इस कॉइल का भी छेदन होगा और इस चालक का भी छेदन होगा। तो कॉइल का छेदन होगा, उसे तो आप इंडक्शन के कारण ईएमएफ पैदा कर लिए, लेकिन इस लोहे के टुकड़े में, इस लोहे के टुकड़े या कोर में अनावश्यक रूप से लोहे के टुकड़े में अनावश्यक रूप से पैदा होने वाला ईएमएफ एक करंट पैदा करता है, देता है, जो ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में वैद्युतिक शक्ति की क्षति करती है। इसे ही दोस्तों, इसे ही आप जो है वो एडी करंट के नाम से जानते हैं। दोस्तों ये कोई लोहे का टुकड़ा था, उसको आपने सप्लाई दी ऐसी प्रकार की, प्रत्यावर्ती प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र बना, प्रत्यावर्ती प्रकार के चुंबकीय क्षेत्र से कॉइल का भी छेदन हुआ और आपका जो लोहे का टुकड़ा था उसका भी छेदन हुआ। कॉइल में जो छेदन हुआ उसको आपने काम में ले लिया, किसी तीसरी कुंडली में ट्रांसफर कर लिया, लेकिन जो इस कोर में जो है या इस लोहे के टुकड़े में जो चुंबकीय क्षेत्र था वो अनावश्यक रूप से इसके अंदर ईएमएफ जो है वो अनावश्यक रूप से इसमें करंट पैदा कर देता है, और वो करंट इसी में बेकर के